जनन प्रक्रिया हम लोग जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक अपने ही समान नए लक्षणों वाले नए संततियों को जन्म देते हैं। मतलब कोई जीव अपने ही समान नए जीवों को जब जन्म देता है तो जन्म देने का प्रक्रिया ही हमने भी देखा। जनन का जो मूल तत्व क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? जनन का मूल तत्व क्या होता है? डीएनए के कारण जन्म होता है। डीएनए के कारण ही मतलब माता पिता समान होते हैं, मतलब बच्चे समान होते हैं, माता पिता दोनों में समानता होती है डीएनए में। आप पढ़ते हैं विभिन्नता। देखो विभिन्नता क्या, क्या समझना, विभिन्नता थोड़ी विभिन्नता देखते हैं पहले, फिर समझेंगे विभिन्नता आती है। देखो विभिन्नता है, ये हो गया जनक, ये क्या हो गया? जनक। जनक का होता है माता पिता दोनों मिलकर जनक कहलाते हैं। पिता अकेले जनक नहीं होता, माता अकेले जनक नहीं होती, माता दोनों मिलकर क्या है? और जनक एक प्रक्रिया करेंगे जिसे कहते हैं जनन, और होगा क्या? बनेगी संतति। ठीक है, बनेगी क्या? जनक और संतति में कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। अंतर जैसे मान लीजिए पिताजी का बाल काला था, तुम्हारा बाल हो गया सफेद, हो गया अंग्रेजी का रखा। ठीक, तुम्हारी मम्मी जी की आंख काली थी, अब तुम्हारी आंख हो गई नीली। खरीद लाओगे एकदम में बिस्कुट वाला देख। ठीक, अगर ऐसा हो गया तुम्हारे अंदर क्या आ गया? माता पिता तुम थोड़ा सा अलग हो गए। तो माता पिता यानी जनक और संतति के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, जनक और संतति के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, इस अंतर को ही कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं? विभिन्नता। हम दिक्कत विभिन्नता क्या है? जनक और संतति के बीच में जनक और संतति के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, जनक और संतति के बीच में जो अंतर दिखेगा उसे क्या कहेंगे? विभिन्नता। ये विभिन्नता जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होता है उपार्जित विभिन्नता। एक उपार्जित विभिन्नता क्या होती है? और एक होता है वंशागत विभिन्नता। वंशागत, बताओ विभिन्नता क्या होती है? जनक और संतति के बीच में जो अंतर पाया जाएगा वो विभिन्नता। चार टुकड़े निकल गए, दोनों क्या आ गए? विभिन्नता। दो फीट की विभिन्नता। जनक और संतति के बीच में पाया जाने वाला अंतर विभिन्नता कहलाता है। ये विभिन्नताएं होती हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है उपार्जित विभिन्नता, एक होता है, समझना ध्यान से, उपार्जित का क्या होता है? उपार्जित का होता है उगाया हुआ। क्या होता है? उगाया हुआ। उगाया हुआ। ठीक, और वंशागत का क्या होता है? वंशागत का होता है वंश से आगत। वंश से आगत। वंश से आगत। आगत का होता है आया। ठीक, विभिन्नताएं होती हैं दो प्रकार की। पहला होता है उपार्जित विभिन्नता, दूसरा होता है वंशागत। उपार्जित का होता है उगाया हुआ और वंशागत का होता है वंश से आगत। एक वंश से आगत का तो वो वंश से आया हुआ। तो ऐसी विभिन्नता जिसको हम लोग खुद उत्पन्न करते हैं, ऐसी विभिन्नताएं जो हम खुद लाते हैं, पीढ़ी से नहीं मिलती हमें, हम खुद लाते हैं, उसे कहते हैं उपार्जित विभिन्नता। क्या कहते हैं? उपार्जित विभिन्नता। इसे हम लोग अपने आप उगाते हैं। इसकी जो उगाया हुआ है, आगे सुनिए, ये विभिन्नता क्या होती है? उगाई विभिन्नता। ये होता है जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। उपार्जित विभिन्नता की खास बात है कि जन्म के बाद आए, जन्म के आएगा और मृत्यु के देखो उपार्जित विभिन्नता की खास बात है कि ये उगाया हुआ विभिन्नता यानी खुद से लाई विभिन्नता हमें वंश से नहीं मिलती, मम्मी पापा से नहीं मिलती। ये जन्म लेने के बाद आता है
और मरने के बाद खत्म हो जाता है। ऐसे तुम्हारी बात नहीं बता ठीक, इसे कहते हैं उपाधि भिन्नता। समझो कैसे, तो तुम्हारे पिताजी मान लो ठीक ठाक आदमी थे, पर उनके सिक्स पैक बढ़िया बॉडी बिल्डिंग नहीं। तुमने क्या किया, मेहनत करके बढ़िया बॉडी बना दी। क्या तुम्हारे पिताजी में अंतर नहीं है? अंतर है ना। तुम्हारी जो बॉडी बनी एकदम बढ़िया डोला सोला बना, बढ़िया सिक्स पैक बना, तुमने क्या किया, उसको उगाया। क्या किया, उगाया। पिता और पुत्र के बीच जो अंतर है वो क्या है, भिन्नता। पिताजी का सिक्स पैक नहीं है, तुम्हारे अंदर है। पिताजी की बॉडी अच्छी है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, लेकिन तुमने इस बॉडी को बनाया, तुमने उगाया। जो भिन्नता तुम्हारे उगाई हुई है, तुम्हारी बनाई हुई है, उसे कहते हैं उपाधि भिन्नता। ये कब कराएगी, तुम जन्म लिए उसके बाद ही आएगी। जन्म में पहले बॉडी बिल्डिंग नहीं करोगे, जन्म लिए उसके बाद बॉडी बनाओ, और मरोगे ये भिन्नता खत्म हो जाएगी। मरने के बाद ऐसा नहीं होगा तुमने बना लिया और वो जीव नहीं पूरा बेटे, ऐसा नहीं होगा। जन्म लेने के बाद आएगी और जन्म के साथ जो भिन्नता खत्म हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, उपार्जित भिन्नता। मान ले जब तक वो जिया था उनके सिक्स पैक और बाद बेटो ना सिक्स पैक बन गया, मान ले बेटो सिक्स पैक खत्म हो जाएगी, ऐसा क्यों होगा? बेटो अपना बना रहा है, उसका बात वो अपनी उसकी भिन्नता तुम्हारे अंदर कितना जाएगा, ट्रांसफर नहीं। उपार्जित भिन्नता मतलब तुम्हारे तक ही रहेगी, उसकी जगह ट्रांसफर नहीं। ठीक कहते हो उपार्जित। ये समझो, तुम गोरे हो और तुम चले जाओ युगांडा, जहाँ बहुत बड़े हो, तुम काले हो जाओ, तो काले हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा बेटा, तुम्हारा बेटा काला नहीं, तुम्हारा बेटा गोरे उगाया हुआ है वो उगाया। वहाँ गर्मी रहते रहे, गर्मी रहते रहे तुम काले पड़े, तो इसका मतलब थोड़ी ना हो गया तुम भिन्नता वंशागत नहीं होगी। ये क्या होगी, उगाई हुई भिन्नता। ठीक, ये जन्म लेने के बाद आती है और जन्म के साथ खत्म हो जाती है। तुम समझो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ कट गया, तुम्हारे पिता के दोनों हाथ, तुम्हारे एक हाथ है, भिन्नता तो आ गई ना, अंतर आ गया। लेकिन भिन्नता जन्म के बाद आई। अब तुम्हारे बेटा होगा, उसका एक कटा नहीं है, तुम मरोगे, खत्म भिन्नता। ऐसी विभिन्नताएं जो जन्म लेने के बाद आती हैं और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात तुमसे तुम्हारे पुत्रों में संतति में ट्रांसफर नहीं होती हैं, ऐसी विभिन्नता को उपाधि भिन्नता कहते हैं। और दिक्कत नहीं रहेगी, पक्का। चलो बताओ, बाल जो होते हैं, बाल को कटवा कर तुम हमेशा छोटे रखते हो, ठीक। बाल का कटवाना, और हमारे माता के बाल लंबे हैं, बाल में जो अंतर है, मतलब तुम्हारे बाल उगाया हुआ है, क्या उपाधि होगा नहीं हुआ। तुमने बॉडी बिल्डिंग की, क्या तुम्हारा बेटा बॉडी बिल्डर होगा? क्यों? क्योंकि भिन्नता कौन सी थी, उपार्जित भिन्नता कौन थी, हमने इसको उगाया, अपनी बॉडी बनाया बेटा। विभिन्नताएं कितने प्रकार की, कौन कौन सी, उपार्जित और वंशगत। उपाधि भिन्नता यानी जन्म के बाद आई भिन्नता और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाने वाली भिन्नता। और वंशगत का तो वंश से आकर ऐसी भिन्नताएं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती चली आ रही है, उसको कहते हैं वंशगत भिन्नता। क्या कहते हैं, वंशगत। ये स्थायी होती है, तुम्हारे अंदर आ गई, तुम्हारे बेटे के अंदर भी जाएगी, उसके बेटे के अंदर भी जाएगी। ये समझो, माता पिता थे यानी जनक थे, कौन थे, जनक थे। जनक से तुम्हारा जन्म हुआ, यानी माता पिता से जनक यानी माता, ठीक। जनक यानी माता पिता से तुम्हारा जन्म हुआ। संतति कौन बना, जो संतति बनी, ध्यान समझना, माता पिता से संतति। मान लो गलती से तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम्हारे माता पिता बाल काले थे, दोनों बाल काले थे, और गलती से जीन में बदलाव हुआ, कोई गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, खाना पीना कम खाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी गलती हुआ और इनके बाल जो थे, दोनों के बाल काले ऐसे थे, काले बाल। अब तुम्हारा बाल जो हुआ सफेद, कैसे हो गए, अब क्या होगा, तुम्हारे बेटा का बाल सफेद है, ठीक, उसके बेटा का बाल सफेद हो गया, तुम्हारे सफेद बाल की पीढ़ी बन जाएगी। तो ऐसी विभिन्नताएं हमारे बाबा से नहीं पाका है, बाकी की बात अलग है, पकना अलग है, और पीढ़ी जिसका बचपन से बाल सफेद है, माता पिता से आए, माता पिता बाल काले थे, ठीक, बाल सफेद हो जाएंगे। तो ऐसी विभिन्नता कहलाएगी वंशागत विभिन्नता। ऐसी विभिन्नताएं जो हमें माता पिता से मिलती हैं, वंशागत विभिन्नता, ठीक। और ऐसी विभिन्नताएं जो हमारे जन्म लेने के बाद आती हैं, उपार्जित, ठीक, याद रहेगा, उपार्जित विभिन्नता। वंशागत विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती, लेकिन उपाधि भिन्नताएं आगे नहीं बढ़ती, तुम्हारी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती, ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, जनन क्या है, जन्म,
जनक और संतान के बीच पाए जाने वाला अंतर को जनक से कहते हैं। अपने संतान अपने चलो सुनो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनक अपने ही समान नए संततियों को जन्म देता है जनक कहलाता है। इसमें जनक और संतति के लक्षण समान होते हैं। क्या रहेगा? जनन का मूल तत्व डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी से गुणसूत्र बना होता है। गुणसूत्र डीएनए का ही बना होता है। ठीक। और डीएनए को जनक यानी माता पिता से बच्चों में ले जाने का काम जीन करता है। जनक से संतति में जब लक्षण जाते हैं उसमें कुछ अंतर आ जाता है। जनक यानी माता पिता और बच्चों के बीच में पाए जाने वाले अंतर को ही विविधता कहते हैं। विविधता होता है दो प्रकार। एक होता है जो हमें माता पिता से ही मिल गया और एक होता है जो हम जन्म लेने के बाद पाए। ऐसी विविधताएं जो जन्म लेने के बाद मिलती है, तुम्हारा सिक्स पैक बनना, ठीक, या तुम्हारा बाल जल्दी पक जाना, या तुम्हारा कमजोर हो जाना, ये सारी चीजें, या तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हाथ पैर कट जाना, ये जो अंतर है ये जन्म लेने के बाद मिलता है और तुम्हारा रोग तो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों में नहीं जाएगा। ऐसी विविधताओं को वार्षिक विविधता कहते हैं। खास बात होती है जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाना, ठीक, याद रहेगा, बॉडी बिल्डिंग करना, ये सारी। और वंशा विविधता ऐसी विविधताएं जो आपको आपके माता पिता से मिलती हैं वंशागत विविधता कहलाता है। जैसे आप माता पिता के बाल काले थे और बचपन से ही गलती से विविधता आई, कुछ बदलाव आया और आपके बाल सफेद हो गए, तो ये बाल सफेद आपकी मृत्यु समाप्त नहीं होंगे। आपकी मृत्यु के बाद में आपको कोई बच्चा हुआ तो आप भले ही मर जाओ, बच्चे का बाल सफेद हो, उसके बच्चे का भी बाल सफेद। ठीक, तो ऐसी विविधताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलती रहती है उसे वंशागत विविधता कहते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत, एनी समस्या? नगर में परमाणु बम की जाए लड़का सब डूला लगा क्यों जरूरी विभिन्नता है, इस बात को ध्यान में रखना। विभिन्नता में देख लिया, विभिन्नताएं दो प्रकार की, उपाधि और वंश। ऐसी विभिन्नताएं जो है ना, अपने आप लगता होगा कि मम्मी और जैसे बच्चे कितना अच्छा रहता है, किसी को लगता होगा आसा बदल जाते मम्मा मन को होता पहले हमारा अंदर हो जाता आधा होगा मन विचारना। तो विभिन्नताएं जरूरी भी हैं और विभिन्नताएं गड़बड़ भी। विभिन्नताओं के लाभ भी हैं, विभिन्नताओं से हानियां भी हैं। लाभ विभिन्नताओं के महत्व की बात करें, महत्व ध्यान रखिएगा, समझना। पहले बात करते हैं पर्यावरण से अनुकूलन। पर्यावरण से अनुकूलन होगा विभिन्नताओं के साथ। विभिन्नता ना होगा तो आप चलो ये समझो, आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ का माहौल ठीक है, तुम रह ले रहे हो, तुम्हें माँ यहाँ कोई गड़बड़ी हो जाए, उल्का पिंडा गिर जाए तो छोड़ जाना पड़ जाए और देखिए, ठीक, मान लो युगांडा जाना पड़ जाए, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ गए और तुम्हारी बड़ी गोली गिरी, चल बस नहीं खेल पाओ, तो वहाँ किसी प्रकार एसी वगैरह रहो, एक पीढ़ी रह लोगे, दूसरी पीढ़ी में भिन्नता ही नहीं, वही रहेगा सेम, वो भी नहीं झेल पाएगा, गर्मी झेल पाएगा, वो भी एसी वगैरह में रहेगा, कब तक एसी में रहोगे? 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी हमेशा नहीं रहता ना, इसमें हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। क्या हो, अगर ऐसे ही जन्म करते रहो और जन्म में कोई एक ऐसा हो जाए जो विभिन्नता आ जाती है, मौत के साथ विभिन्नता आती है, गर्मी में रहोगे तो जीन में अगर चला गया इंफॉर्मेशन काला हो जाएगा, विभिन्नता होते और 2-3 पीढ़ी में बदलाव हो गए, जो बच्चा होगा कैसा हो जाएगा, वो वहां से जी लेगा। ठीक, विभिन्नता क्या होगा, अच्छा जी लेगा। जो हम वहां जी नहीं पा रहे थे, हमारा जीवन कठिन था, विभिन्नता के कारण हमारे बच्चे का जीवन क्या हो जाएगा, आसान। तो पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो जाता है। जैसे हम लोग अगर अंग्रेजी दुनिया चले जाओ हिंदी नहीं पाएंगे, लेकिन विभिन्नता आएगी 3-4 पीढ़ी 5 पीढ़ी में, तो हम लोग अंदर क्षमता है, ठंडी शरीर सहने की क्षमता आराम से आ जाएगी। ऐसे अंग्रेज लोग यहाँ आएंगे तो उनके अंदर गर्मी सहने की क्षमता 3-4 पीढ़ी में आ जाएगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा माता पिता और बच्चों में थोड़ा थोड़ा अंतर आते रहते हैं, जिस कारण से वे पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते चले जाते हैं। और इसका कारण क्या होगा सर, अनुकूल का होता है उसमें ढलने की क्षमता। ठीक, ये चीज अपना लेना, एडॉप्ट कर लेना।
ये समझो कि आप कहीं पे गए और आपको ठंडी में एसी में रहने की आदत है, अब गर्मी में नहीं रह पा रहे, तुमने आदत डाल दी गर्मी झेलने की भी, हम कहेंगे कि तुम गर्मी के अनुकूल हो गए, यानी गर्मी में कोई बिगाड़ हम लोग कहीं भी रह सकते हैं। तुम लोग पहला क्या हो जाएगा? विविधता का पहला मान तो क्या है? पर्यावरण के लिए अनुकूल। अगला क्या? दूसरा जो है वो है जात की निरंतरता बनाए रखना। विविधताओं का महत्व होता है। विविधता का दूसरा महत्व क्या है? जाति की विविधता बनाए रखना। कैसे? सिंपल सी बात समझो कि अगर आप एक समझो कह क्या रहा था कि एक उदाहरण दिया, अभी आगे शब्द मिलेगा मैं भी समझा देता हूँ। कुछ भृंग में भौरे क्या थे? कुछ भौरे, और ये जो थी ये झाड़ी क्या है? झाड़ी। ठीक, इस झाड़ी में भौरे रहते। झाड़ी जानते हो? हरी घास मतलब हरी जो होते हैं छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसे झाड़ी कहते हैं। यहाँ से भौरे, ये जो भौरे थे ये काले रंग के थे। कैसे थे? काले भौरे थे। कौवा जो होता है भौरा खा जाता है भौरे के मारे। अब काले भौरे जो काफी सारे भौरे, कौवा आता, हरी झाड़ी थी, काला भौरा देखता, खा लेता फटाफट। ऐसे सारे भौरे मरते चले जाते। विविधता हो गई। 90% भौरे काले, लेकिन गलती से एक भौरा क्या हो गया? हरा। एक भौरा क्या हो? और हरे भौरे का बच्चा भी क्या हो? हरा। तब हरे भौरे हो गए। कौवा आता, काले को खा जाता, लेकिन हरा हरे भी खाई नहीं लेता, हरा बच जाता। और एक समय आया पूरे काले भौरे कौवा खा गया, मजा क्यों? हरा क्यों बचा? क्योंकि उसमें विविधता आ गई, ना आती तो मर जाता। यानी विविधताएं जो होती हैं जात को जिंदा रखने की महत्वपूर्ण होती है। जात की निरंतरता बनाए रखने की विविधता जरूरी होती। समझ आ गया? समझो कोई जिराफ है, अभी घास पास में है, पेड़ की टहनी पास में, मतलब गला ऊपर किया, खा लिया, मुंह पर रख दी। समझो सूखा पड़ जाए और छोटे पौधे सारे सूख जाए, बड़े पौधे लंबे पौधे बच जाए तो नीचे से कनेक्ट होते हैं, तो उनकी पत्तियां खाना पड़ेगी। अब बेचारा जो कि लंबी गर्दन करे और तो भूख मर जाए, प्रयास करता है कि लंबी गर्दन करेगा, 1 महीने 2 महीने 10 महीने 100 मर जाएंगे। लेकिन गलती से एको कीड़ा पैदा हो गया जिसकी गर्दन लंबी हो, तो उसका बच्चे गर्दन लंबी, उसके बच्चे गर्दन लंबी, सारी लंबी गर्दन बच जाएंगे, सारी छोटी गर्दन वाले मर जाएंगे। यानी जिराफ इसलिए बच सका क्योंकि उसमें क्या आ गई? विविधता। विविधताओं का पहला मान पर्यावरण से अनुकूल, दूसरा मान जात की निरंतरता बनाए रखे। कौन दिक्कत? नो सर। आगे देखो तीसरा क्या होता है? विविधताएं जो होती हैं नई जातियों का विकास करती हैं। नई जातियों का इसका अर्थ क्या होगा? ध्यान से समझना। नई जातियों का विकास ये समझो। भौरे कैसे थे? काले। अब काले भौरे क्या हो गए? खत्म हो गए पूरे। बता यानी हरा भरा नया जीव है ना, नहीं समझ। जैसे गाय है, जर्सी गाय, देसी गाय, साहिवाल गाय सब है ना, इसी कारण विविधता आई, हट्टी कट्टी हो गई, कहते भाई जर्सी साहिवाल नाम दे दी। तो विविधता क्या है? विविधताएं जो है पुराने जीवों से नए जीव को जन्म देती है, नई संतति लाती है, नई पीढ़ी लाती है। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे, पूंछ थी, गलती से ऐसा हो गया एक बंदर की पूंछ जीन से गायब हो गई, अब उसी बंदर संतान हम लोग बनते चले गए। तो विभिन्नताओं ने बंदर से हमको क्या बना दिया? इंसान। यानी नई पीढ़ी विकसित हो जाती। ठीक, क्या बन जाती है? तो नई पीढ़ियों के बताया जब मान हम लोग को क्या लगी, नई पीढ़ियों के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? विभिन्नता। विभिन्नता नहीं होगी तुम्हारे पिता की तरह तुम, तुम्हारे तरह तुम्हारा बेटा, उनके बेटा, हमेशा चलते रहो, बेहतर आएगा ही, अंतर नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा। तुम्हारे पापा छापुड़ तुम छापुड़ के बनोगे। अब विभिन्नता में कभी हो सकता है गलती हो जाए, लिखा हो छापुड़ और लिख दे गलती साथ। विभिन्नताएं हमेशा नहीं होती, विविधताएं हजारों लाखों साल में एक आध बार होती है गलती से, लेकिन जब भी होती है फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों तरीके की हो सकती है। याद रहेगा, कौन दिक्कत नहीं है। विविधता के महत्व को बोलते हैं कम दिक्कत नहीं है। विविधता का महत्व आ गया समझ में।
विविधताएं समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ध्यान सुन लेना। हमने पढ़ा जन्म। जन्म क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जन्म देता है, जन्म कहलाता है। हमने इसे पढ़ा। जन्म जो होता है इसका मूल तत्व डीएनए होता है, ये पढ़ा। जन्म के लिए दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, दो जनक की आवश्यकता पड़ती है। एक को कहते हैं नर जनक, एक कहते हैं मादा जनक। नर जनक जो युग्मक बनाती है उसे कहते हैं नर युग्मक, और मादा जनक जो युग्मक बनाती है कहते हैं मादा। याद रहेगा। और दिक्कत इसके बाद हमने देखा विभिन्नताएं। देखा विभिन्नताएं क्या है? माता पिता और बच्चों के बीच जो अंतर, जो विभिन्नताएं दिखाई देगी उसी को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। जो अंतर है उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार, उपार्जित और वंशज। उपार्जित का जब जन्म लेने के बाद माने फिर खत्म होने में बच्चों में ट्रांसफर ना। उपार्जित। वंशज जो माता पिता से मिल जाए हमारे बच्चों में भी जाए, उपार्जित। ठीक, सही हो। वंशज। विविधताओं का महत्व देखें। विविधताएं जो होती हैं वो पर्यावरण के लिए हमें अनुकूल बनाती हैं, जात की निरंतरता को बनाए रखती हैं और नई पीढ़ियों का, नई जातियों का विकास करती। और दिक्कत है सर जात की निरंतरता कैसे बनाए रखती है? अरे भैया भौरा जो था, अगर भौरे का घड़ा ना होता, भौरा बचा होता, मर गया होता। ये भौरे की जो जाति है ये आज भी जिंदी है। जो क्या है? हरे हो गए, हरा हो गया। नहीं मर जाता तो हरा हरा होता है, हो गया वो कुछ नहीं होता। सब बोलते हैं हरा क्या होता है? कलुए देखे यार। अरे वो जीव भारत का भौरा नहीं है, भारत का भौरा का होता है। ठीक, अब अगली हेडिंग है जनन के प्रकार। जनन के मान सर जी आपसे देखो वो सब मैं पढ़ लूं। लिखो तो आगे देखा जाऊंगा ये बोलना छोड़ ये क्या छू लोग जिसे पहले बनाया था ना हमने वीडियो नहीं है, फिर वीडियो की नहीं है, फिर नहीं है। अब तुम अपलोड कैसे करेंगे? लाइक से है नहीं, कोई मजा आएगा नहीं। बना लाइक बनाए कौन बनाया? आपकी बार मैं। चलो जनन के प्रकार। देखो जनन जो होता है ये होता है दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो। पहला होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? अलैंगिक जनन। अब एक होता है दूसरा नंबर लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। जनन क्या बता रहे? जनन समझा लिए। अब जनन होता है दो प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक। ध्यान, नाम समझ लेना, पूरा काम खत्म हो जाएगा। अलैंगिक जनन, आ का अर्थ होता है नहीं। ठीक, आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। लैंगिक, लैंगिक बना है लिंग से। लिंग, लैंगिक किससे बना? लिंग। फिर मुझे पहले समझाया था, लिंग जो होता है वो एक अंग होता है जो जन्म क्रिया भाग लेता है, मादा और नर दोनों के पास होता है। समझाया? ठीक, तो अलैंगिक का क्या हुआ? बिना लिंग के। ठीक, अलैंगिक का क्या हुआ? बिना लिंग के। याद रहेगा, बिना लिंग के। लिंग क्या होता है? लिंग को ही कहा जाता है जननांग। क्या कहते हैं? जननांग। ठीक, लिंग को ही कहा जाता है जननांग। और बिना लिंग के यानी जननांग के बगैर, यानी जब जनन हो और जनन के लिए कोई अंग ना हो उसे कहते हैं अलैंगिक। जनन तो हो रहा है लेकिन जनन के लिए अंग नहीं। जब आपने देखा नर के पास अंग होते हैं, मादा के पास अंग होते हैं, तो जब बिना अंगों के जन्म हो जाए, जन्म यानी माता पिता से नए बच्चे बन जाए लेकिन अंग ना हो उनके पास, तो जन्म के लिए अंग ना हो उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। ये प्रायः जो होते हैं छोटे जीवों में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं छोटे जीवों में प्रायः। देखो अलैंगिक का क्या हुआ? बिना लिंग के, बिना लिंग के, बिना जननांग के। जननांग का काम क्या होता है? सबको बढ़िया से लिखना, यानी गुणसूत्र बनाना, गुणसूत्र भेजना ही काम होता है ना। और मिलना, पर्चा नहीं बनाया जा रहा है, इसका अर्थ क्या होगा? जननांग का नहीं, यानी प्रोग्राम क्या होगा? छोटा। तुम्हारे यहाँ बर्थडे पार्टी है, तुम पर्चा बनाओगे खाना खाने के लिए, अब हटा रहा है। तो बड़े जीवों के लिए गुणसूत्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बड़े जीवों में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। दो आंख, दो नाक, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बाल का रंग, चमड़ी का रंग, कितनी चमड़ी का, फेफड़ा कैसा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है।
इतनी सारी जानकारियां लिखनी है, मुंह से नहीं बोल सकते ना, लिखना पड़ेगा। जब लिखोगे यानी ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, यानी जीन बनाना पड़ेगा। और जीन बनाओगे जननांग चाहिए। तो जितने बड़े जीव हैं, चाहे बड़े पौधे हों चाहे बड़े जीव हों, सब लैंगिक जनन करते हैं। ये छोटे जीव, ये समझो, ये अमीबा क्या है? अमीबा। अमीबा के अंदर केंद्रक है। अमीबा होता है एक कोशिका का। अमीबा एक कोशिका। अमीबा क्या है? अमीबा का अंदर कौन सा होता है? मुंह नहीं, आंख नहीं, हाथ पैर नहीं है, ये नहीं है। कौन पर्चा बनाया? पर्चा ही बनाता, करता क्या है? यही अमीबा अमीबा में, ठीक, अमीबा क्या है? जो केंद्रक है, केंद्रक को इसे लंबा क्या कर देगा? यही अमीबा में क्या करेगा? ये अब केंद्रक को दो भागों में, अपने केंद्रक को दो भागों में तोड़ देगा। जैसे केंद्रक को दो भागों में तोड़ेगा, ऐसे ही शरीर को दो भागों में एक ये बन गया और प्लस में एक ये, यानी बड़े जीव से दो छोटे छोटे जीव बन गए। तो देखो इसमें क्या हुआ? कोई अंग की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? केंद्रक तोड़ दिया, नए दो जीव बन गए। एक अमीबा था, इसने अपने केंद्रक को लंबा किया, फिर शरीर के दो भागों में तोड़ दिया और केंद्रक तोड़कर अपने शरीर को दो भागों में तोड़ दिया और एक अमीबा से दो अमीबा बन गया। इसमें लिख तो सकता नहीं पड़ी, ये छोटा जीव है, ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं, हाथ पैर नाक कान सब बनाना है। तो बिना जननांग के जब जन्म होता है तो वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहते हैं, कहलाती। अभी वो देखो उसमें जन्म हुआ किससे? शरीर से हुआ ना, माता पिता के शरीर से बच्चे का जन्म। शरीर को कहते हैं काया। क्या कहते हैं? काया। काया ने शरीर जुड़ा होगा, माया मतलब धन और काया मतलब शरीर, ठीक। इसमें जन्म किससे हुआ? काया से, शरीर से ना, काया से हुआ ना, काया में शरीर। जब काया से हुआ, इसीलिए अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक या कायिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक या कायिक जनन। कोई दिक्कत? जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बड़े जीवों में, अलैंगिक जनन छोटे जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं है। लिंग का मतलब जननांग, जननांग यानी जन्म के लिए अंग। जब किसी जीव में माता पिता से बच्चों का जन्म हो जाता है लेकिन जन्म के लिए कोई अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां अलैंगिक जनन होता। ये प्रायः छोटे जीवों में होता, जैसे कोशिका वगैरह जो होते हैं वो अपने केंद्र को दो भागों में तोड़ते हैं, उसके बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, आंख नाक मुंह कान चमड़ी की इतना टेंशन नहीं होता। तो केंद्र को तोड़कर शरीर को दो भागों में तोड़ देगा और एक जीव से दो जीव बन जाएगा। इसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रहेगा, अलैंगिक जनन में बच्चों का जन्म यानी संतति का जन्म, इसका संतति का जन्म जनक के, इसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक, इसे बाद में पढ़ेंगे। संतति का जन्म है, संतति का जन्म जनक के काया यानी शरीर से होता है, इसीलिए कायिक जनन या शारीरिक जनन भी, शारीरिक जनन भी कहा जाता। तो अलैंगिक जनन का एक और नाम है, क्या नाम है? कायिक। इसे शारीरिक जनन भी कहा जाता। और दिक्कत नहीं रहेगी, नोट कर लो। शारीरिक मौलिक है। कैमरा में इधर फोकस करो। देखो अलैंगिक जनन कहाँ होगा? प्रायः छोटे जीव होगा, याद रहेगा। जैसे कि अमीबा, जैसे अमीबा, ठीक, तनु, पागल हो, तनु के अंदर ये नहीं होगा अलैंगिक। तनु के अंदर मान तनु गेंडे जैसी क्या मान, हाथी जैसी चाल, ओए हाथी जैसी चाल है, गेंडे जैसी चाल। जैसे अमीबा और यूरेनिया में क्या होता है? क्या होगा? अलैंगिक। इसमें खास बात क्या होती है? जननांग की आवश्यकता नहीं, ठीक। यार इसमें जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है।
ठीक, जननांग क्या पड़ेगी? एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। देखो अलैंगिक जनन क्या है? प्राय छोटे जीव में होता है, जैसे अमीबा और यूग्लिना। जननांग नहीं होते हैं, यानी जननांग यानी लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें एक जनक की आवश्यकता, चाहे माता रह जाए पिता हो जाएगा। ठीक, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसमें होता क्या है समझो, ये कोशिका है, कोशिका में केंद्रक होता है। अगली बार क्या होगा, यही कोशिका अपने केंद्रक को लंबा कर देगी। ठीक, ऐसे कर देगी अपने केंद्रक को। अगली बार क्या होगा, केंद्रक को दो भागों में यहाँ से तोड़ देगा। दो भागों में यहाँ से तोड़ देगा। अब क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे दो जीव बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, दो जीव ही बनना है कि उसी के अंदर दो जीव बनना है? अलग हो जाएंगे, छोटे छोटे दो जीव बन जाएंगे। इसमें हुआ केंद्रक जो है वो आधा आधा टूट जाएगा, यानी समान रूप में टूट जाएगा। जब याद रखिएगा, जब केंद्रक यानी जब गुणसूत्र आधा मतलब एक बराबर बढ़ जाते हैं, समान बढ़ जाते हैं, इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। चलो बताओ, अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन पाया जाता है? समसूत्री विभाजन। जिसमें एक माता मतलब एक ही जनक होगा उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाएगा। जिसमें दो जनक रहेंगे उसमें देखो गुणसूत्र होते हैं। अगर मान लो तुम्हारा जन्म हुआ माता पिता दोनों से, तो आधा गुण जाएगा माता का, आधा गुण पिता का, तो अर्धसूत्री विभाजन। और मान लो कि गुलाब पौधा है, तुमने काट के डाल लगाया, तो पूरा क्वालिटी किसकी गई? उसी पौधे की, ना कोई माता ना कोई पिता, एक ही जनक है ना, एक ही बच्चा। उसमें क्या होगा, समसूत्री, जो उसके अंदर है वही किसके अंदर है, समसूत्री विभाजन। तो जब जन्म देने वाला एक है तो समसूत्री, और जन्म देने वाले दो हैं, माता पिता दोनों हैं, अर्धसूत्री का विभाजन होगा। कौन सी तरह रहेगी इसमें? आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। सर जी गुलाब के पेड़ में चाहते हो तो डाल काट के लगा देता हूं, लगा के देख ठीक है रहेगा। समझा दिए हैं अलैंगिक जनन क्या है। जनन विवाह विधि जिसमें जननांग की आवश्यकता नहीं पड़ती, लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनन विवाह विधि जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या प्रायः छोटे जीवों उत्पादकों में होता, याद रहेगा, जैसे अमीबा और यूग्लिना। इसमें केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक से दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और फिर जीव अपने आप को दो टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एक ही जीव से नए दो जीवों का निर्माण हो जाता है। थोड़ा दिक्कत नहीं है, इसमें समसूत्री विभाजन कहा जाता है। बड़े जीवों में संभव नहीं हो पाएगा, जो बड़े जीव ज्यादा इनमें से रहते हैं, छोटे जीवों में नहीं होता। जीव और बालक दोनों में होता है। ठीक, याद रहेगा। सबसे बड़ा क्या नाम क्या प्रकार थी ना, बड़ा पढ़ाने दो बस, जितना पढ़ाएंगे बहुत क्लियर। अलैंगिक जनन का पहला लक्षण है, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक होता। तुम सोचो, अगर तुम्हारे अंदर अलैंगिक जनन पाया जाए तो भाव खाना ही बंद हो जाएगा। हाँ, ना पाया जाए, लड़की कहेगी करो सकता नहीं है, हम जी लेंगे अपना। अलैंगिक जनन हो रहा है, और लड़का कहे हमको भी तुम्हारा सकता नहीं है, हम जी लेंगे अपना। क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे पिता है चाहे माता है, बच्चे को जन्म दे दे, किसकी आवश्यकता? लैंगिक में माता पिता दोनों का होता है। याद रहेगा। अलैंगिक जनन क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती। अब आगे देखो, अभी हमने बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं, कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, उसके विभाजन होता है, अर्धसूत्री और समसूत्री। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, समसूत्री विभाजन किसका होता है? कोशिका। किसका होता है? कोशिका का समसूत्री विभाजन होता। अलैंगिक जनन के पहले लक्षण क्या है? इसमें एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे माता रह जाए पिता रहे। दूसरा इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती। बहुत दिक्कत रहेगी इसमें। आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन को मालूम है कायिक प्रजनन भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? कायिक।